हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर कलाम एजुकेशन हब। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गांधीयन एरा। गांधीयन एरा का मतलब है गांधी जी का युग। एरा को हम बोलते हैं युग। गांधीयन युग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गांधीयन युग की शुरुआत हुई थी 9 जनवरी 1915 को, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटकर इंडिया में आए थे। कब हुई थी? 9 जनवरी 1915 को, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटकर वापस आए थे। और इसी दिन 9 जनवरी के दिन आज की डेट में हम NRI डे मनाते हैं। NRI दिवस मनाते हैं। NRI मतलब होता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस। तो आज की डेट में हम 9 जनवरी को NRI डे मनाते हैं। और गांधीयन युग की शुरुआत होती है 9 जनवरी 1915 को। कब होती है? जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे। टाइटल्स गिवन टू गांधी जी। गांधी जी को किसने क्या उपाधि दी थी? पहली उपाधि बापू की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। फादर ऑफ नेशन को बोलते हैं हम राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। हाफ नेकेड सेंट मतलब आधा नंगा साधु। आधा नंगा साधु की उपाधि दी थी विंस्टन चर्चिल ने। और ये कब दी थी? ये दी थी दूसरी गोलमेज सम्मेलन मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो जैसे ही विंस्टन चर्चिल ने उनको मात्र धोती में देखा तो उनको हाफ नेकेड सेंट की उपाधि दे दी। मलंग बाबा उपाधि दी थी खुदाई खिदमतगार ने। मैजिशियन मतलब जादूगर की उपाधि दी थी मुजीबुर रहमान ने। और रिक्रूटिंग एजेंट की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने दी थी। कब दी थी? ये दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। ये कब दी थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय दी थी, जब गांधी जी की हेल्प मांगी थी ब्रिटिशर्स ने भारत के लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भेजने के लिए। जब ब्रिटिश लोगों ने गांधी जी से मदद मांगी थी कि आप भारत के लोगों को मनाओ और वर्ल्ड वॉर में भेजो हमें हमारी तरफ से, तो रिक्रूटिंग एजेंट की उपाधि दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सत्याग्रह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हर वनडे एग्जामिनेशन में इस स्लाइड से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण 1917 में। ये क्यों हुआ था? एक तीन कठिया रूल था जो किस पे लगाया गया था? जो फार्मर्स नील की खेती करते थे उनके ऊपर लगाया गया था। और ब्रिटिश सरकार उनसे टैक्स वसूल करती थी और उस टैक्स को हटाने के लिए ये सत्याग्रह हुआ था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल की लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर दर्शाई गई थी। मतलब राजकुमार शुक्ल एक नेता के तौर पर इस सत्याग्रह से उभरे थे। दूसरे नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, महादेव देसाई और नरहरि पारेख। अगला सत्याग्रह है अहमदाबाद सत्याग्रह में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हंगर स्ट्राइक बोलते हैं हम भूख हड़ताल को पहली बार पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ किया गया किसी भी सत्याग्रह में। तो कौन से सत्याग्रह में यूज़ किया गया था? अहमदाबाद सत्याग्रह में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पॉलिटिक्स में एंट्री खेड़ा सत्याग्रह से हुई थी। अगला है रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1919 को। इसको हम काला नियम भी बोलते हैं, इसको हम ब्लैक लॉ भी बोलते हैं, इसको हम काला नियम भी बोलते हैं। इसमें क्या था? अगर आपको अरेस्ट करा गया तो आप कोई अपील नहीं कर सकते, आप कोई वकील हायर नहीं कर सकते, और जो भी केस होगा उसकी कोई भी दलील नहीं होगी, सीधा फैसला सुनाया जाएगा। उसको प्रोटेस्ट करते हुए अमृतसर में
दो लोकल लीडर्स को पकड़ा गया और दोनों लोकल लीडर्स का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया रॉलेट एक्ट के विरोध में, यह नारे दे रहे थे। अगला आता है जलियांवाला बाग मैसाकर। मैसाकर का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार मतलब जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन, और वो दिन था बैसाखी का। 13 अप्रैल 1919 के दिन वो दिन था बैसाखी का। उस दिन बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की अरेस्ट का वो विरोध कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया था, उसका विरोध कर रहे थे। और उसमें एक नाम आता है जिसका नाम आता है जनरल डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के सारे दरवाजे बंद कर कर निहत्थे लोगों पर अनगिनत गोलियां चलाई थी, और यह एक नरसंहार के रूप में आज जाना जाता है। तो ये क्यों हुआ था? लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई मांग रहे थे वो। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि का त्याग कर दिया, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया, और सर शंकरन नायर ने काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल से इस्तीफा दे दिया। काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल से क्या दे दिया? इस्तीफा। इस सर शंकरन नायर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है हंटर कमेटी। जैसे ही जलियांवाला बाग हुआ था तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमेटी बनाई गई। उसमें 8 मेंबर थे, जिसमें 3 भारतीय थे, और ये 3 भारतीयों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम आता है पंडित जगत नारायण, दूसरा आता है सुल्तान अहमद, तीसरा आता है चीमन लाल सीतलवाड़। हंटर कमेटी में मार्च 1920 में इसकी रिपोर्ट में किसी को भी दोषी नहीं पाया गया। नोबडी वॉज फाउंड एक्यूज्ड। मार्च 1920 में हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई और किसी को भी दोषी नहीं पाया गया, मतलब जनरल डायर दोषी नहीं पाया गया था। अब हंटर कमेटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हंटर कमेटी के जैसे नाम वाला एक और नाम है जिसका नाम है हंटर कमीशन। हंटर कमेटी और हंटर कमीशन में बहुत फ़र्क है। हंटर कमेटी क्यों बनी थी? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनी थी। जलियांवाला बाग का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनी थी। लेकिन हंटर कमीशन 1882 में W हंटर द्वारा बनाया गया था, और वो किससे रिलेटेड था? वह एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड था। तो आपको याद रखना है कि हंटर कमेटी जलियांवाला बाग से रिलेट करती है और हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेट करता है। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी अगस्त 1919 में। ये शुरुआत की थी मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने, जिनको हम बोलते हैं अली ब्रदर्स। ये क्यों किया था? क्योंकि टू कैंसिल द डिवाइडेशन ऑफ टर्की का डिवाइडेशन हो रहा था, टर्की का विभाजन हो रहा था, उसको कैंसिल करने के लिए खिलाफत मूवमेंट की स्थापना हुई थी। और टू रीगेन द पोस्ट ऑफ खिलापैड, और खिलापैड को हिंदी में बोलते हैं हम खलीफा। खलीफा की उपाधि वापस पाने के लिए मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट का गठन किया था। फिर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया महात्मा गांधी को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी को बनाया गया था। अगला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी भी होती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सिर्फ एक लाइन इम्पोर्टेंट है, एक तो डेट याद रखनी है, और दूसरी लाइन इम्पोर्टेंट है कि यह पहला आंदोलन है जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर, जिसमें हिंदू और मुस्लिम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये कौन सा आंदोलन है जिसमें हिंदू और मुस्लिम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगला है चौरी चौरा एसेसिनेशन। चौरी चौरा एसेसिनेशन हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ प्रोटेस्टर्स ने, कुछ आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी।
अब क्या हुआ था, चौरी चौरा असैसिनेशन में वहाँ पर हो गई थी हिंसा और गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। तो 22 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो ये क्वेश्चन बन के आता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त क्यों किया था? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर और सीआर दास ने की थी। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में बॉम्बे में आए थे। कौन थे साइमन कमीशन के प्रेसिडेंट? उनका नाम था सर जॉन साइमन और उनके साथ 7 और मेंबर्स थे। इसका विरोध भारत में इसलिए हो रहा था क्योंकि एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। अब लाहौर में क्या हुआ कि लाहौर में लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैंडर्स। उन्होंने लाला लाजपत राय के सर पर लाठियों का वार कर कर उनको मार दिया था और लाला जी ने जाते जाते एक लाइन बोली थी और वो लाइन है, एवरी अटैक ऑन मी विल एक्ट एज लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश। मुझ पर किया गया हर वार ब्रिटिश सरकार की ताबूत में आखिरी कील की तरह काम करेगा। ये किसने बोला था? ये बोला था लाला लाजपत राय ने। अब लाला जी की मृत्यु के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स को मार दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स को मार दिया और उसी वजह से उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उसको हम बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अगला है नेहरू रिपोर्ट। यह 1928 में आई थी। इसमें 11 मेंबर्स थे और मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सापू इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे इसके। इसी रिपोर्ट में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट प्रिंसिपल मतलब 14 पॉइंट का सिद्धांत दिया था इसी रिपोर्ट के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया था। अब 14 पॉइंट प्रिंसिपल बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1920 में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें लाइन इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली बार भारतीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यह पहला आंदोलन था जिसमें भारतीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था? हिंदू और मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने 12 मार्च 1920 में साबरमती से दांडी तक एक यात्रा की और वहाँ पर जाके सॉल्ट बनाया, वहाँ पर जाके नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी जी के साथ कितने लोग थे? गांधी जी के साथ 78 लोग थे। फिर क्या हुआ कि गांधी जी को 1 महीने बाद उनको अरेस्ट कर दिया गया और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे आंदोलन को कंट्रोल किया हुसैन तैयब जी ने। ये सवाल आ सकता है कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को कंट्रोल किसने किया? और उनका नाम है हुसैन तैयब जी। अगला है गांधी इरविन पैक्ट। वो होता है 5 मार्च 1931 को। उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड और वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन। मैकडोनाल्ड ने लॉर्ड इरविन को गांधी जी के पास भेजा। क्यों भेजा? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब दूसरी गोलमेज सम्मेलन में बुलाने के लिए। गोलमेज सम्मेलन क्या है वो अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो मैकडोनाल्ड ने इरविन को गांधी जी के पास सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए उनको भेजा। फिर क्या हुआ कि गांधी जी एग्री कर गए और 3 जनवरी 1932 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस से शुरुआत हुई और फाइनली अंत में 7 अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को ऑफिशियली एंड कर दिया गया महात्मा गांधी द्वारा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एम सिद्धांत क्या था? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इंडियन कम्युनल प्रॉब्लम। भारत में कम्युनल प्रॉब्लम्स मतलब भारत में जो कम्युनिटी है उनमें जो प्रॉब्लम्स थी, भारत के लोगों में जो भी कम्युनल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्यूशन के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया था। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे रैमसे मैकडोनाल्ड।
तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के हेड कौन थे? रैमजे मैकडोनल्ड, जो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 नवंबर 1930 में, उसमें 89 मेंबर्स थे और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, वो हुई थी सितंबर 1931 में, 111 मेंबर थे। गांधी जी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसी यही एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है एकमात्र जहां पर गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, और ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सितंबर 1931 में हुई थी, वहाँ पर गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और ये इकलौती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1932 में, उसमें 46 मेंबर थे और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आगे आता है जो है भीमराव अंबेडकर साहब का और मोहम्मद इकबाल का नाम आता है। तो ये दो व्यक्ति है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मतलब भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद इकबाल ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था, और वो है भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद इकबाल। अब देखते हैं हम कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को हुआ था। किसने दिया था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड ने दिया था। और किस वजह से ये कम्युनल अवार्ड क्या है? उसमें इश्यूज़ रिलेटेड टू इंडियन कम्युनल प्रॉब्लम, इंडिया कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने के लिए कम्युनल अवार्ड की स्थापना की गई थी। इसमें दलित लोगों को, इसमें पिछड़े वर्ग के दलित लोगों को स्पेशल माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था। स्पेशल अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, स्पेशल माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था। पूना पैक्ट हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। वो हुआ था 24 सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट किस पे फोकस करता था? पूना पैक्ट में फोकस वाली बात ये थी कि पूना पैक्ट में भीमराव अंबेडकर ने मांग की थी कि जो भारत में डिप्रेस क्लास है, जो निचले स्तर वाले लोग हैं, उनको भी लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, उनके लिए सीट रिज़र्व होनी चाहिए, इलेक्ट्रल सीट उनके लिए रिज़र्व होनी चाहिए इलेक्शन में। तो पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच। डिमांड ऑफ पाकिस्तान बाय मुस्लिम लीग। अब देखिए, पाकिस्तान की आज की स्पेलिंग और इस स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो क्यों है हम आगे देखेंगे। तो ये जानने की ज़रूरत है हमको कि पहली बार सेपरेट प्रोविंस फॉर मुस्लिम्स किसने डिमांड की थी? वो की थी मोहम्मद इकबाल ने। मतलब पहली बार मोहम्मद इकबाल ने यह डिमांड की थी कि मुस्लिम के लिए अलग से प्रांत होना चाहिए। और ये मोहम्मद इकबाल साहब कौन है? मोहम्मद इकबाल साहब हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, सारे जहां से अच्छा के लेखक है मोहम्मद इकबाल। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया था? और इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं दिया था, वह दिया था मोहम्मद इकबाल ने। तो ये चीज़ याद रखनी, सारे जहां से अच्छा और इंकलाब जिंदाबाद। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहम्मद चौधरी रहमत अली, उन्होंने पहली बार पाकिस्तान नाम दिया था कि ऐसा प्रोविंस होना चाहिए जिसका नाम हो पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ PAKSTAN। P का मतलब था पंजाब, A का मतलब था अफ़गानिस्तान, K का मतलब था कश्मीर, S का मतलब था सिंध और तान का मतलब था बलूचिस्तान। तो उन्होंने डिमांड की थी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान याद रखना अपन को, PAKSTAN। फिर मार्च 1940 में लाहौर प्रपोज़ल में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी दी कि हाँ 2 नेशन होने चाहिए। अगला है डिलीवरेंस डे ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का मुक्ति दिवस। डिलीवरेंस डे मतलब मुक्ति दिवस। कांग्रेस का मुक्ति दिवस किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। क्यों मनाया था? क्योंकि उस समय 8 कांग्रेस मेंबर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया था, 8 कांग्रेस मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया था इन प्रोटेस्ट
ओवर नॉट बीइंग कंसल्टेड ओवर द डिसीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, क्योंकि उनको वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई भी तवज्जो नहीं दी गई थी, उनसे नहीं पूछा गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों ने 8 मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया था और इस खुशी में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो मुक्ति दिवस किसने मनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की शुरुआत होती है 23 मार्च 1942 में। इसमें एक ही मेंबर थे जिनका नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये क्यों हुआ था? टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस वापस प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन की स्थापना की गई थी और महात्मा गांधी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला था, मतलब ऐसा चेक जिसकी अवधि ख़त्म हो चुकी है, जो पुराना हो चुका है। तो पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला था? क्रिप्स मिशन को बोला था। और किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी 9 अगस्त 1942 में शुरुआत हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में, बॉम्बे अधिवेशन में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। अगस्त क्रांति मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड लिथिंगोव। सभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स को अरेस्ट कर दिया गया और यह एक ऐसा मूवमेंट है जिसको लोगों ने आगे बढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसको लोगों ने आगे बढ़ाया था? तो वह है भारत छोड़ो आंदोलन। तो अपन ने 3 मूवमेंट पढ़े थे। पहला मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़े थे। और तीनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिक्सअप नहीं करने हैं, तीनों याद रखने हैं। अगला है कुछ लीडर्स बन के उभरे हैं, जो पहले थे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, अच्युत पटवर्धन। कुछ लीडर्स बने थे। महात्मा गांधी ने डू और डाई मतलब करो या मरो का नारा कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय दिया था। कम्युनल पार्टी और मुस्लिम लीग ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। इसमें पैरेलल गवर्नमेंट्स की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलिया में चित्तू पांडे ने शुरुआत की, तुमलुक में सतीश सावंत ने, सतारा में नाना पाटेल ने और तलचर में। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में 1 सितंबर 1942 में शुरुआत की थी। उसके सेनापति जनरल थे कैप्टन मोहन सिंह। फिर जापान में रास बिहारी बोस ने प्रेसिडेंटशिप किसको दे दी? सुभाष चंद्र बोस को दे दी। कब दे दी? 4 जुलाई 1943 में। फिर 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में टेम्परेरी इंडियन नेशनल गवर्नमेंट की स्थापना की। फिर 28 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेवल म्यूटिनी और रेटिंग रिवॉल्ट ये हुआ था 18 फरवरी 1946 में। कहाँ से शुरुआत हुई थी? इसकी HMS तलवार से शुरुआत हुई थी। HMS तलवार एक शिप है, एक जहाज़ का नाम है जिसको हम बोलते हैं हर मैजेस्टी शिप, हर मैजेस्टी शिप। यह रिवॉल्ट फैला था कहाँ से? मद्रास से कराची तक फैल गया था। फिर इस रिवॉल्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने मीडिएटर का रोल प्ले किया था, बिचौलिया का रोल प्ले किया था। किसमें? नेवल म्यूटिनी में मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल ने मीडिएटर का रोल प्ले किया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को शुरुआत हुई थी। 3 मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। फिर आया था डायरेक्ट एक्शन डे, वो था 16 अगस्त 1946 में। जब मुस्लिम लीग इलेक्शन हार गई थी तो उन्होंने फोर्सफुली बलपूर्वक पाकिस्तान की डिमांड कर दी थी। उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। फिर माउंटबेटन ने 3 जून प्लान दिया जिसमें इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग प्रांत बन चुके थे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आएगा जिसका टॉपिक होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस और रिवॉल्ट ऑफ 1857 और कुछ एक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जिस समय लगाए गए थे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो।